नमस्कार दोस्तों, हमारे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया है जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 2-3 वीडियो देख लिया है। अब अगला वीडियो देखते हैं कि जो जब मौद्रिक नीति जारी की जाती है तो उसके अंतर्गत हमने अभी तक क्या देखा कि जो मौद्रिक नीति जारी की जाती है उसके पीछे, उसको जारी करने के पीछे कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण क्या क्या होते हैं, तो हमने अभी तक देखा कि उसमें दो तरह के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है पारंपरिक, दूसरा होता है गैर पारंपरिक। तो पहले में हम लोग देखे थे जो पारंपरिक उपकरण होता है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक जो मात्रात्मक जितने भी उपकरण थे, मात्रात्मक उपकरण जितने भी थे, मान लीजिए मात्रात्मक उपकरण ये है, इसके तहत हम लोगों ने क्या क्या देखा। इसके तहत हम लोगों ने देखा कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक दर क्या होते हैं, बैंक दर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। इन दोनों को LF बोला जाता है, इन दोनों को RF बोला जाता है, रिजर्व रेशियो। इन दोनों को RR बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि MSF क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि LTRO क्या होता है। तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत RBI क्या करती है, इतने सारे उपकरणों का प्रयोग करती है। अब क्या होता है, गुणात्मक उपकरण का आखिर RBI यूज कैसे करती है। तो आप देखेंगे कि जो ये मात्रात्मक उपकरण था, ये मात्रात्मक उपकरण जो है, हालांकि जब मैं मौद्रिक नीति का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि गुणात्मक उपकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो RBI गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग क्यों करती है। अगर मान लीजिए सपोज दैट यह जो मात्रात्मक उपकरण थे यह सारे उपकरण फेल हो जाते हैं, यह सारे उपकरण फेल हो जाते हैं और RBI को यह नहीं सोचता है कि वह आखिर जो अर्थव्यवस्था है वहां पर मांग फिर से वह कैसे जनरेट करे, आर्थिक समृद्धि देश का कैसे हो, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़े। तो क्योंकि ये होता है कि इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि मान लीजिए RBI ने क्या किया कि जितने भी उपकरण मैंने आपको अभी तक पढ़ाया था मात्रात्मक उपकरण में, वहां पर आप देखेंगे कि जो दर है उस दर को वह कम बेसी करती रहती है, कम या ज्यादा करती रहती है। कम या ज्यादा करने के पीछे, उसके पीछे क्या कारण होता है मैंने वो भी सब बताया था। कि मान लीजिए अगर RBI ने दर को कम कर दिया, मतलब अगर RBI को ऐसा लगे कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम है, जिससे जो मांग है वो मांग प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए, एक कोई व्यक्ति है और ये बाजार है। इस बाजार को आप देश भी समझ सकते हैं, इस बाजार को आप देश भी समझ सकते हैं। एक के पास क्या है कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम है, मान लीजिए ए को क्या करना है कि बाजार से किसी सामान को लेना है जहां पर उस बाजार की सामान की कीमत 100 रुपए है। इस 100 रुपए में उसे कपड़ा लेना है, ज्वेलरी लेना है, कार लेना है, घर लेना है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज लेना है जिसका वो उपभोग करना चाहता है। लेकिन ए के पास मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम होता है, जिसके कारण अब मुद्रा का प्रवाह या तरलता क्यों कम होता है, इसके भी पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। वो सारा रीजन मैंने आपको एक बाय एक करके अच्छे तरीके से बकायदा आपको जो मुद्रास्फीति की टॉपिक थी उसमें आपको समझाया था कि इसके पीछे क्या रीजन होते हैं। तो अब ए के पास 100 रुपए नहीं है। अब 100 रुपए जब ए के पास नहीं है लेकिन उसको इन सारी चीजों की जरूरत है, तो ए क्या करेगा, किसी बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या करेंगे कि उसे बैंक से वह ऋण लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बैंक उसे मान लीजिए 10% पर ऋण दे रहे हैं। हालांकि RBI क्या किया, RBI ने अगर दर कम किया तो बैंकों को भी ऐसे केस में दर कम करना चाहिए। RBI का दर कम करने का मतलब क्या था कि उसको जो अर्थव्यवस्था है वहां पर फिर से मांग कायम हो सके, जिसके तहत बैंक क्या करें, जब ऋण दें तो वो भी अपने दर में कटौती करें। तो बैंकों को भी दर कम करना चाहिए था, लेकिन बैंक अभी भी 10% के हिसाब से उस ऋण को दे रहे हैं उस व्यक्ति को। तो जिसके कारण क्या करेगा कि ये जो है वह ऋण लेने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये जान जाएगा कि हम ऋण की वापसी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि
हालांकि इसको 10% के लिए नहीं, केवल 5% पर ही ऋण देना चाहिए, क्योंकि इसे जो पैसे मिले हैं आरबीआई से, उसने भी बैंक जो दर है वह दर को कम किया है। तो इसको 5% के हिसाब से ऋण देना चाहिए, लेकिन वो अभी भी जो ग्राहक है उनको 10% के हिसाब से ऋण दे रहा है, जिसके कारण वो क्या है कि अपनी जो उसकी डिमांड है उस डिमांड की वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, मतलब इन सारी चीज़ों को वह खरीद नहीं पा रहा है। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए यह तो केवल एक व्यक्ति, यह केवल एक व्यक्ति है, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था से एक कपड़े की डिमांड कम हो गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो कपड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन वो कैसे खरीदे, तो उसकी एक कपड़े की अर्थव्यवस्था से मांग खत्म हो गई, ज्वेलरी खत्म हो गई, कार की खत्म हो गई, घर की खत्म हो गई, ऐसे ऐसे न जाने कितने होते हैं। तो आरबीआई इसीलिए बोलती है कि मान लीजिए अगर मात्रात्मक उपकरण जो होते हैं हमारे, अगर ये मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाएं, तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करती है, गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करती है, गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करती है। अब इस गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करने हेतु तो वह क्या क्या करती है वो हम लोग देख लेते हैं कि उसके तहत आरबीआई जो बैंक होते हैं, मान लीजिए यह बैंक है, मान लीजिए यह बैंक है और यह आरबीआई है, यह आरबीआई है। आरबीआई इनको कुछ निर्देश देती है, निर्देश देती है, निर्देश देती है। वह निर्देश क्या होते हैं कि उसको हम लोग देख लेते हैं। वह निर्देश होते हैं कि क्योंकि जब मात्रात्मक उपकरण फेल होने के कारण क्या होता है कि बैंक उसका जो उसकी जवाबदेही है उसको वह सही से सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। वह अभी भी उसी दर पर जो लोग हैं उनको ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो रही है। तो इनको निर्देश देती है कि कुछ प्राथमिकता वाले ऐसे क्षेत्र, जो प्राथमिकता वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, प्राथमिकता वाले जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, सेवा हो गए, कुछ सेवा हो गए, कृषि हो गए, कृषि हो गए, बहुत सारे ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, इनको ऋण देना अनिवार्य कर सकती है, ऋण देना अनिवार्य कर सकती है, कर सकती है। मतलब इनको कम ब्याज दर पर ऋण देना अनिवार्य कर सकती है। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, मतलब ऐसे वर्ग या श्रेणी, वर्ग या श्रेणी, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकती है। मतलब बैंकों को यह निर्देश दे सकती है कि कुछ ऐसे जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं या कोई ऐसा कोई वर्ग है या कोई ऐसा श्रेणी है, उनको ऋण देना अनिवार्य कर सकती है, कि बैंकों को यह निर्देश देती है कि वह उनको ऋण दें, किसी भी कीमत पर उनको ऋण देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके और भी ये बोलती है कि कुछ ऐसे वर्ग या श्रेणी या प्राथमिकता या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको वह ऋण देने पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, या बैंकों को यह बोल सकती है कि वह उन लोगों को ऋण न दें। अगर वह उन्होंने इस चीज का पालन नहीं किया तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। तथा साथ ही अब बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम क्या है, एक नैतिकता होती है बैंकों के अंदर। बैंक क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह सुचारू रूप से अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहे। बैंक का उद्देश्य एक यह भी होता है। तो बैंकों को यह नैतिक बोध करा सकती है कि आपका कार्य क्या है। अगर हमने आपको कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कराया है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप भी जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक है, उनको कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर ये गुणात्मक उपकरण हो तो क्या है। तो हमने अभी तक जो मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो पारंपरिक उपकरण थे, पहला जो उपकरण था पारंपरिक उपकरण, उसके अंतर्गत आते हैं, उनको अभी तक हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट उपकरण पर, जो हमारा होता है गैर पारंपरिक उपकरण, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गैर पारंपरिक उपकरण क्या होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, गैर पारंपरिक उपकरण। इसके अंतर्गत हमें
जो चीज़ें पढ़नी है वो है हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। दूसरा हेलीकॉप्टर हूवर है, और तीसरा है नकारात्मक ब्याज दर, नकारात्मक ब्याज दर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो इन सारी चीज़ों को हमें गैर पारंपरिक उपकरण के तहत पढ़ना है। तो चलते देखते हैं कि आखिर क्या होता है ये। तो पहला जैसे हम लोग देखे थे कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या इसको मनी बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी भी इसको बोलते हैं। तो आखिर ये गैर पारंपरिक उपकरण यूज क्यों किया जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब पारंपरिक उपकरण फेल हो जाएं, जिसके अंतर्गत मात्रात्मक गुणात्मक दोनों आता है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने जुर्माना भी बैंकों पर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी बैंक नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों को थोड़ा सा साइड कर देती है, थोड़ा सा बैंकों को वह साइड कर देती है, और अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीतियां होती हैं खुद संचालन उनका करने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब आरबीआई क्या करती है कि मान लीजिए ये आरबीआई हो गया, और आरबीआई हो गया, और ये कोई व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति ए हो गया। तो यह बैंकों से ऋण ना लेकर अब आरबीआई क्या करती है, इस व्यक्ति को मतलब प्रत्यक्ष तौर पर क्या करती है अब आरबीआई कि जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोग करना चाहता है, उसे प्रत्यक्ष तौर पर ऋण देना प्रारंभ कर देती है। तो यही समझ सकते हैं, जो मतलब यहाँ पर बैंक क्या है कि बैंक को साइड कर देती है। जब बैंक साइड हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनका जो, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक मेन मकसद उद्देश्य है एक व्यापार करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब आरबीआई बैंकों को साइड कर जो उपभोक्ता जो ऋण लेना चाहता है वह आरबीआई से डायरेक्ट ऋण लेता है, और आरबीआई डायरेक्ट उसे ऋण देती है, जिसके कारण बैंक जो होते हैं उनको हानि होने लगती है, और फिर वह उन्हें जो मौद्रिक नीतियां होती हैं उनको मानना ही पड़ता है। तो यही बोला जाता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी में कि इसके तहत जो व्यक्ति है या जो आरबीआई व्यक्ति को प्रत्यक्ष तौर पर ऋण की प्राप्ति करा देती है, ऋण की प्राप्ति करा देती है, ऋण की प्राप्ति कराती है। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी यही हुआ। अब दूसरा चीज जो हुआ है बहुत ही यूनिक चीज है, हेलीकॉप्टर हूवर। आखिर ये क्या होता है? तो जैसा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, इसके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल सोचते हैं, बताते हैं कि देखते हैं होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है। अब यह क्या किया कि जो इनकम टैक्स होते हैं उसके अंतर्गत यह शो किया कि मेरे पास केवल 8 लाख रुपए हैं, मतलब जो मेरी आमदनी है पर ईयर वो 8 लाख रुपए ही है। लेकिन अब भारत को, उसके आस पड़ोस को सबको पता है कि जो यह जो व्यक्ति है इसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वह प्रॉपर्टी किस रूप में है? वो नगद रूप में है, नगद रूप में है। तो लेकिन वो इनकम टैक्स में क्या शो किया कि उसके पास मात्र 8 लाख रुपए है, मतलब 92 लाख रुपए यहाँ पर क्या है, 92 लाख रुपए उसके पास किस रूप में है? इसको किस रूप में माना जाएगा? इसको कालाधन के रूप में माना जाएगा, इसको कालाधन के रूप में माना जाएगा। अब होता क्या है कि आरबीआई जब मौद्रिक नीति जारी करती है तो उस मौद्रिक नीति को जारी करने के पश्चात वो क्या कर सकती है कि जो अर्थव्यवस्था होती है
इसके अंतर्गत जो मुद्रा होती है उसको ही नियंत्रित कर सकती है, उसको ही नियंत्रित कर सकती है मात्र। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कालाधन जो है, कालाधन को वह मौद्रिक नीति के तहत नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आरबीआई और प्लस सरकार यह दोनों मिलाकर एक नीति बनाते हैं। वह नीति क्या है, उसका सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल विमुद्रीकरण है। विमुद्रीकरण है। तो हेलीकॉप्टर हुवर इसी को बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल एक विमुद्रीकरण है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो कालाधन है, क्योंकि आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत जो अर्थव्यवस्था में सफेद धन है उसी को केवल वह नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जो काला धन है उसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आरबीआई हेलीकॉप्टर हुवर का प्रयोग करती है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विमुद्रीकरण है कि वह काले धन है, जो काला धन है अब रातों रात उसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब 1000 के नोट जो खत्म किया गया था उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही था कि जो काला धन है उसको रातों रात उसकी जो क्रय क्षमता है उसको जीरो कर दिया जाए। तो आरबीआई हेलीकॉप्टर हुवर के तहत यही प्रोसेस फॉलो करती है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है उसके अंदर जो काला धन होता है उसको समाप्त करने के लिए यह प्रोसेस अपनाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर हुवर होता क्या है। अब इसके बाद एक चीज और होती है, वह होता है नकारात्मक ब्याज दर। नकारात्मक ब्याज दर। अब इसका फॉलो क्यों किया जाता है, इसको फॉलो क्यों किया जाता है? मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए यह कोई अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए यह कोई अर्थव्यवस्था है और कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, यह कोई अर्थव्यवस्था है, यह कोई व्यक्ति ए। अब अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था वहां पर जो तरलता या मुद्रा का प्रवाह क्या है, वह कम है। तरलता या मुद्रा का प्रवाह कम है, जिससे आरबीआई भी चिंतित है, भारत सरकार भी चिंतित है, बैंक भी चिंतित है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तरलता मुद्रा का प्रवाह कम है, लेकिन ए जो है, ए के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए नगद के रूप में है, 1 करोड़ नगद के रूप में है। तो लेकिन अब इसके पास जो मांगे थी, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है तो मांगे अपने आप नीचे चली आती हैं। तो हालांकि इसके पास 1 करोड़ रुपए है और यह क्या किया है, बैंकों में जमा किया है, बैंकों में जमा करने जा रहा है ए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब मांग, क्योंकि जो तरलता है वह कम है, लेकिन ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। इस तरह केवल यही एक व्यक्ति नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, फिर भी वह एक कंजूसीपना दिखाते हैं। तो मान लीजिए अगर मांग कम है और ए क्या करता है कि बैंक में उस 1 करोड़ को जमा करने जाता है, तो बैंक वाला क्या करता है, बैंक जो होता है कि ब्याज की प्राप्ति ना कराकर उल्टा क्या करता है, उल्टा उस 1 करोड़ से कुछ पोर्शन, मतलब कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में काट लेता है, ब्याज के रूप में उस 1 करोड़ से कुछ पोर्शन ब्याज के रूप में काट लेता है। अब क्या होता है कि ए को यह लगता है कि यार हमारे पास इतने पैसे हैं, हम वहां पर जमा करने जा रहे हैं और हमें लाभ होने के लिए हम वहां पर जमा करने जा रहे हैं, लेकिन वह लाभ की प्राप्ति न होकर हमें हानि ही हो रही है, क्योंकि वह बैंक क्या कर रहा है कि हमारे पैसे से हमारा पैसा ही काट ले रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ए क्या करेगा
कि वह बैंकों में जमा नहीं करेगा। अब इस 1 करोड़ का वह क्या करेगा, उपभोग कर जाएगा। इस 1 करोड़ का वह क्या करेगा, उपभोग कर जाएगा। जब उपभोग करने की कोशिश करेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जो मांग है वह अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह केवल यही एक ऐसा व्यक्ति नहीं, भारत में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। तो अब क्या होगा कि मात्र यही जो मांग को बढ़ाने हेतु आरबीआई यह ब्याज दर लागू करती है, यह बैंक यह ब्याज दर लागू करते हैं। तो मतलब मांग को बढ़ाने हेतु वो क्या करते हैं कि ब्याज दर न देकर वो क्या करते हैं, उस पैसे में से ही कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में अपने पास रख लेते हैं, जिससे उपभोक्ता को यह लगे कि हमारे बैंकों के पास पैसा रखना सही नहीं है, उसके एवज में हम उसका उपभोग ही कर जाएं। अब जब उपभोग करेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप उसमें जो मांग है वो बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगा, जीडीपी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह हम देखते हैं। लेकिन ये नकारात्मक ब्याज दर होता क्या है? नकारात्मक ब्याज दर दो टाइप के होते हैं। एक जो वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं, वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं, वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं, दूसरा आरबीआई लागू करती है। तो आरबीआई जो लागू करती है वो मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है, मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है, मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं वो मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो वाणिज्यिक बैंक नकारात्मक ब्याज दर लागू करते हैं, वाणिज्यिक बैंक नकारात्मक ब्याज दर लागू करते हैं, वो क्या होता है कि वह मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता। और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ पर क्या होता है कि बैंक उनको ब्याज ना देकर उनके पैसे से ब्याज की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए जो भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने काले धन को छुपाने हो तो वह स्विट्जरलैंड में उसको जमा करा देते हैं और उसका ब्याज भी देते रहते हैं। तो लेकिन जो आरबीआई है, आरबीआई जो यह नकारात्मक ब्याज दर जारी करती है वह मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वह है जापान। जापान यहाँ पर मांगे कम है, इन मांगों को बढ़ाने हेतु आरबीआई यह इसका प्रयोग करती है। इसका जो आरबीआई इसका प्रयोग कैसे करती है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जो आरबीआई है और ये बैंक हो गया, यह बैंक हो गया। अब इसके पास क्या है कि अधिशेष राशि है, अधिशेष राशि है, अधिशेष राशि है। अब यह क्या करती है कि आरबीआई को लोन दे देती है, क्योंकि आरबीआई को भी हमेशा लोन की जरूरत पड़ती रहती है। अब किस पर पड़ती है? जैसे रिवर्स रेपो रेट पर हम लोग पढ़े थे कि आरबीआई बैंकों से लोन लेती है। तो अधिशेष के रूप में बैंकों के पास ज़्यादा पैसे हैं और वो क्या करता है कि आरबीआई से लोन ले लेता है, आरबीआई से लोन ले लेती है। लेकिन जो आरबीआई है उसको यह आभास होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर मांग की कमी है, वहाँ पर मांग की कमी है। फिर भी जो बैंक है उनके पास अधिशेष राशि है जिसके कारण वो हमारे पास जमा कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई इनको ब्याज दर नहीं देगी, ब्याज दर अदा नहीं करेगी, बल्कि ऊपर से जो ये पैसे जमा कर रहे हैं आरबीआई के पास उसमें से ब्याज दर काट लेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब चूंकि बैंक क्या है, एक व्यापारी हैं, उनको हमेशा लाभ की फिक्र रहती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि वो आरबीआई के पास उस धन को नहीं रखेंगे। अब अपने पास भी उस धन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक व्यापारी हमेशा चाहता है वो जितना जरूरत है उतना ही धन रखता है, बाकी अपने बिजनेस में लगा देता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि अधिशेष अब बैंक अपने पास न रखकर इसको क्या करेंगे, ऋण के रूप में XYZ A इन सारे लोगों को ऋण के रूप में इसकी प्राप्ति करा देंगे, इसकी ऋण के रूप में प्राप्ति करा देंगे। अब आप देख सकते हैं ना कि आरबीआई क्या क्या प्लान करती है, एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो कितने उपकरण का प्रयोग करती है, ये ना हमारे समझ की बात है ना आपके समझ की बात है। हालांकि ये जो बातें हैं यही उसमें से मुख्य बातें होती हैं जो आरबीआई हमेशा इनका यूज करती रहती है। बाकी और भी सारे ऐसे उपकरण हैं जिसका आरबीआई यूज करती है, उसको भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे एक मुख्य उपकरण थे। तो इस तरह हम लोग जो दो टोटल उपकरण थे, जो मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है
पारंपरिक गैर पारंपरिक क्या होता है, उन दोनों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले उपकरण पर कि आरबीआई इसमें कुछ और चीज़ों का और जो कि मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण और पारंपरिक गैर पारंपरिक उपकरण के ये अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं दो चीज़ें, सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी या इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डियर या हॉकिश मनी पॉलिसी। सॉरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, सस्ती ऋण नीति क्या होती है, महंगी ऋण नीति क्या होती है। चलिए अपने अगले उपकरण पर चलते हैं जिसका आरबीआई यूज करती है, वो है सस्ती ऋण नीति तथा महंगी ऋण नीति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। अथवा इसको हॉकिश भी बोलते हैं, हॉकिश मनी पॉलिसी। तो देखते हैं कि आखिर ये सस्ती ऋण नीति क्या होता है तथा महंगी ऋण नीति क्या होता है। तो पहला हमारा सस्ती ऋण नीति। आखिर इस नीति का आरबीआई यूज कब करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आरबीआई दरों में कटौती करती है, दरों में जब आरबीआई कटौती करती है तो उसकी उपेक्षा क्या होती है, उसकी उपेक्षा होती है कि जो बैंक होते हैं, बैंक भी दरों में कटौती करें, दरों में कटौती करें। तो इस ऋण नीति के तहत क्या करती है आरबीआई, जो आरक्षी अनुपात है, आरक्षी अनुपात जो आरआर था, रिजर्व रेशियो था, मैंने क्या बताया तो क्या क्या होते हैं, पहला सीआरआर होता है और दूसरा एसएलआर होता है, एसएलआर। इन दोनों में क्या करती है, पहले इन दोनों के जो दर होते हैं उसमें कटौती करती है, प्लस जो अदर दर हैं जैसे बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, एलएफ हो गया, इन सब में क्या करती है, इनके जो दर होते हैं इनके में भी कटौती करती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि आरबीआई को ऐसा एहसास होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर तरलता की कमी है, वहां पर तरलता अथवा मुद्रा प्रवाह की कमी हो रही है। तो मैं जब मुद्रास्फीति आपको पढ़ा रहा था उस टाइम बकायदे आपको समझाया था कि आखिर तरलता जब कम होती है तो मुद्रास्फीति कैसी होती है, या तरलता ज्यादा होती है तब मुद्रास्फीति कैसी होती है। बार बार एक ही चीज को बताने पर आपका टाइम ही केवल वेस्ट होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मुद्रास्फीति आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पढ़ेंगे तभी जाकर आपको ये सब आगे का टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सब एक दूसरे से इंटरलिंक करके ही पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रा प्रवाह की कमी होती है, तो उसके केस में क्या होता है, जो मांग होती है वो मांग नीचे जाती है। जब मांग नीचे जाती है तो जो हमारी आर्थिक समृद्धि होती है, वह भी प्रभावित होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब रिजर्व रेशियो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर प्लस एसएलआर के जो दर होते हैं उसमें कमी करती है, प्लस जो अदर दर होते हैं उसमें भी कमी करती है, ताकि क्या हो कि जो मांग है वह मांग फिर से बने और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो। तो मतलब आरबीआई इस आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए यह जो होता है
सस्ती ऋण नीति प्लस सस्ती ऋण नीति यूज करती है। अब जब सस्ती ऋण नीति यूज करती है तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारी मुद्रास्फीति होती है, जो मुद्रास्फीति होती है वो भी नीचे जाती है। तो इस तरह हम लोग देखें कि आखिर इस केस में क्या होगा कि मुद्रास्फीति ऊपर जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग देखें कि आखिर ये सस्ती ऋण नीति होती क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने महंगी ऋण नीति पर। महंगी ऋण नीति जस्ट सेम अपोजिट हो जाता है। जैसे सस्ती ऋण नीति में क्या होता है, जो रिजर्व रेशियो होता है, मतलब जो CRR प्लस SLR होता है उसमें कम करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो दर है उसको बढ़ाती है और जो अदर दर है उसको भी बढ़ा देती है। इसमें ऐसे में क्या होता है कि हमारी आर्थिक समृद्धि तो बढ़ती है, परंतु इस केस में क्या होता है कि इसमें जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति वह नीचे घट जाती है। तो RBI के पास ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि जो मुद्रास्फीति हो उसको वह कैसे नियंत्रण में रखे रहे। इसीलिए देखते हैं कि जब मुद्रास्फीति मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारी मुद्रास्फीति था जिसके बारे में एक बार एक करके मैंने आपको समझाया था। प्लस जो मौद्रिक नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां का एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो मुद्रास्फीति है उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। मौद्रिक नीतियां बेसिकली 2-3 चीजों के लिए ही बनाई जाती है। जो आर्थिक समृद्धि है उसको कैसे लगातार कंटिन्यू बढ़ाया जाए, और जो पहला चीज है वो मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण में लाया। जो तीसरी चीज है वो चीज ये है कि जो विनिमय दर होता है अपने घरेलू मुद्रा का, माल जैसे रुपया है, उसका अदर जो विदेशी मुद्रा होते हैं, डॉलर वगैरह हो गए, उनकी तुलना में जो विनिमय दर होता है उसको कैसे स्थिर बनाया जाए। तो जो मौद्रिक नीतियां हैं RBI बस इसी 3 उद्देश्य को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीतियां RBI बनाती है। तो ये उपकरण हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक अपना नया उपकरण देख लेते हैं। वो उपकरण है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरलता संजाल। तरलता संजाल यह क्या होता है, यह मेनली जैसे आप देखे होंगे जो मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है कि एक जाल बना देती है, ताकि अगर मान लीजिए कोई कीड़े आए तो ये इसी में फंस जाए। तो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में RBI क्या करती है, RBI कितना भी दरों में कमी कर ले, RBI कितनी भी दरों में कमी कर ले या उसे कुछ भी कर ले, मौद्रिक नीतियां कितना भी कोई भी यूज कर ले, लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता होता है वो क्या करती है कि बैंकिंग सिस्टम में ही फंसी रह जाती है, बैंकिंग व्यवस्था में ही फंसा रह जाता है। तो तरलता संजाल इसे ही कहते हैं। हालांकि ये कोई उपकरण नहीं है, लेकिन ये PT में आने की संभावना है, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अपना नेक्स्ट देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में RBI यूज की है, वो ये है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके तहत एक एग्जाम्पल देखते हैं विमुद्रीकरण का। विमुद्रीकरण का जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। विमुद्रीकरण, जब विमुद्रीकरण हुआ था तो आप देखे होंगे जो बैंक थे, इन बैंकों के पास अथाह संपत्ति आ गई थी। अथाह संपत्ति आ गई थी। कैसे आ गई थी? भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति जो भी हैं वो क्या किए थे, मान लीजिए जिसके पास 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट था जो हाल फिलहाल में बंद हुए, ऐसे केस में क्या हुआ था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वह
जो बैंकिंग व्यवस्था, उस बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका था जन धन योजना के तहत, वो पहले ही सरकार ने उसको जोड़ दिया था। ऐसे केस में क्या हुआ कि जब विमुद्रीकरण हुआ तो प्रत्येक घर में, चाहे वो कोई भी घर, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा से छोटा गरीब ही क्यों ना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के तहत क्या हुआ कि उस जो खाता था उस खाते में धन गया। ये खाते कहाँ थे? ये खाते सारे बैंक अकाउंट में थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ, पहले क्या था, लोग बैंक में पैसे न रखकर अपने पास रखे रहते थे। तो लेकिन विमुद्रीकरण के बाद क्या हुआ कि लोगों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो गई कि कब नोट बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। और विमुद्रीकरण के बाद यह कहा गया था कि जो जिसके पास भी 1500 के नोट पड़े हुए हैं वो अपने नोट चेंज करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि सभी व्यक्ति क्या किए कि बैंकों की तरफ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जब ज्यादा से ज्यादा बैंकों की तरफ जुड़े, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, यह एक बैंक है, मान लीजिए ए एक बैंक है, इसके पास पहले 100 रुपये कुल जमा राशि थी, लेकिन जब विमुद्रीकरण हुआ तो अचानक से बहुत सारे लोग इसके पास जुड़ गए, जिसके कारण इसके पास माल 1 लाख रुपए अचानक से इसके मतलब एक ही दिन के अंदर या 2 या 4 घंटे के अंदर क्या हुआ कि इसके पास 1 लाख रुपए की जमा राशि कुल हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक ही बैंक तो नहीं, भारत में बहुत सारे बैंक है, सारे बैंकों में अथाह संपत्ति आ गई थी। तो अब इस समय क्या हुआ कि मान लीजिए जब अथाह संपत्ति है तो जैसे हम लोग बताया था, जो बैंकों की कुल देयता होती है, कुल देयता क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जब कुल देयता होती है उसी हिसाब से जो CRR होता है, CRR उसी हिसाब से 4% के जो वर्तमान में दर है उसके हिसाब से पैसे जो बैंक है उसको RBI के पास रखना होता है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, चूंकि जो बैंक थे उनके पास जो पैसे आया वो पैसे किसके थे? भारत के नागरिक के ही थे। वो भारत के नागरिक उस पैसे की कभी भी निकासी कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बैंक क्या हुआ, बैंक कारोबार के उद्देश्य से वो सारे पैसे अपने पास जमा रखते हैं। तो जब RBI को ये लगा कि अगर हम CRR के रूप में जो अथाह संपत्ति बैंकों के पास आई है, अगर हम CRR के रूप में वह संपत्ति लाते हैं, वह संपत्ति मतलब अपने पास खींचते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बैंक होंगे, चूंकि बैंक क्या है, एक व्यापारी होते हैं, उनको क्षति पहुंचेगी। जब क्षति पहुंचेगी तो उनका व्यापार प्रभावित होगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, RBI ने क्या सोचा कि ऐसे में CRR के रूप में हमें पैसे नहीं लाना चाहिए, मतलब 4% के दर से जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अब ऐसे केस में क्या हुआ, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत क्या की कि RBI जो है, RBI सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार ही जारी करती है जो RBI को फिर देती है। तो सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां ली। जब सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां ली, फिर ये सरकारी प्रतिभूतियां किसको दी? बैंकों को दी। क्योंकि अब मैंने बताया था कि जो बैंक होते हैं वो सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों पर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मान लीजिए कोई 10 में से क्या होता है, 10 में से 4 लोग ऐसे होते हैं, अगर बैंक 10 में से 10 लोग को ऋण देती है तो 4 ऋण ऐसा हो जाता है जो उसका ऋण फंस जाता है। लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों में जब बैंक निवेश करती है तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको सिक्योर रहता है कि यह जो निवेश है वो कभी डूबेगा नहीं। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा जो निवेश करती है पैसों का, वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में ही करती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ये बैंक क्या किए, सरकारी प्रतिभूतियों को ले लिए। RBI मतलब जो अथाह पैसा था उस पैसे को खींचने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां लाई। अब सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को दी, तो बैंक क्या किया, उस सरकारी प्रतिभूतियां लेकर जो पैसे थे वो RBI को ऋण के तौर पर दे दिए। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब बैंकों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनका व्यापार प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जब ऋण के तौर पर पैसे RBI को दिया गया तो इसके तहत में कुछ ब्याज दर भी सुनिश्चित किया गया। मतलब आपको ब्याज दर भी मिलेगा जिससे आपका व्यापार प्रभावित नहीं होगा। तो यही था कि जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम था
वह क्यों लाया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो यह क्या हुआ था कि इसका प्रयोग ये 2004 में लाया गया था, 2004 में लाया गया था, लेकिन 2016 में इसका प्रयोग हुआ था। इसका प्रयोग हुआ था, क्यों हुआ था? विमुद्रीकरण के दौरान जो अथाह संपत्ति थी उसको सोखने के लिए आरबीआई ने इसका प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि इसके तहत जो आरबीआई जो सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां प्राप्त करती हैं, चूंकि अदर केस में क्या होता है कि जब आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां मिलती हैं तो वह उसका जो पैसा होता है वह सरकार की तरफ चल जाता है, मतलब आरबीआई के पास नहीं होता, और सरकार ही उसका ब्याज आरबीआई के माध्यम से अदा करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है कि जो ब्याज होती है वह ब्याज आरबीआई अदा करती है, प्लस जो पैसे आते हैं उसके पास वो भी आरबीआई के पास ही रहते हैं, वो सरकार को नहीं देती है। तो मतलब सरकार से वो केवल सरकारी प्रतिभूतियां ही लेती है, ना उसको ब्याज देती है ना उसके पैसे देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट आखिर ये क्यों लाया गया था? ये भी एक उपकरण ही मौद्रिक नीति का। इसको लाने के भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वह बहुत बड़ा कारण यह था कि दो चीजें होती हैं। जो अर्थव्यवस्था होती है वह कभी कभी जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वह प्रतिकूल हो जाती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में चल रहा है, जैसा हमें अनुमान था वो अभी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, जैसा हमें अनुमान था वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो अब कभी कभी प्रतिकूल हो जाती है और अनुकूल हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था प्रतिकूल कब होती है? अर्थव्यवस्था प्रतिकूल कब होती है? जब जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता ना हो, तरलता कम हो। ऐसे केस में क्या होगा, जो मांग होगी हमारी, मांग नीचे रहेगी और समृद्धि भी प्रभावित होगी, समृद्धि भी नीचे जाएगी। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जब समृद्धि भी नीचे जाएगी तो मुद्रास्फीति भी नीचे मुद्रास्फीति भी प्रभावित होती है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रहती है, मुद्रा का प्रवाह तरलता कम रहता है, मांग नीचे जाती है, तो अब आरबीआई की जिम्मेदारी इसमें क्या होती है? जो मौद्रिक नीति है उसके जारी करने के पीछे क्या कारण होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं, मैंने उद्देश्य बताया था। अब यहाँ पर क्या है, आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित हो रही है, मांग भी प्रभावित हो रही है और मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में, मतलब जितना रहना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो कम है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई जो होगी, आरबीआई क्या करती है, सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां लेती है, सरकारी प्रतिभूतियां लेगी और इसे बैंकों को देगी, नहीं ये नहीं है। इसमें क्या होगा कि जो आरबीआई है वह आरबीआई क्या करेगी, चूंकि बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां उपस्थित होती हैं और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम होता है, ऐसे केस में क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एसएलआर के रूप में प्रतिभूतियां हैं वह किसी भी माध्यम से नहीं की जा सकती हैं, आरबीआई के पास नहीं जा सकती है, लेकिन एक माध्यम से जा सकती है। वो माध्यम क्या है आप हमें कमेंट में करके नीचे बताइएगा। तो आरबीआई क्या है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो बैंकों के पास है, उन सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करेंगे, ये जो बैंक है ये बैंक आरबीआई के पास गिरवी के तौर पर रखेंगे। जब गिरवी के तौर पर रखेंगे तो जो आरबीआई है बैंकों को पैसे देगी। जब बैंकों को पैसे देगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पैसे क्या होंगे, जो बैंक है, जब बैंकों के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, इन बैंकों को ऋण के तौर पर, बैंक ऋण के तौर पर जो ग्राहक हैं ग्राहकों को देगी। जब ग्राहकों के पास पैसा आएगा तो यहाँ से क्या होगा कि मैं हमेशा बताया हूँ कि क्या होता है, यहाँ से फिर
जब ऋण ग्राहक के पास आ जाएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, जो मांग है वह मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो समृद्धि भी सुनिश्चित होगी, समृद्धि भी सुनिश्चित होगी। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, जब बैंक आरबीआई के पास अपनी प्रतिभूतियां, मतलब जो आरबीआई है जब बैंकों से प्रतिभूतियां खरीदती है तो बैंक प्रतिभूतियां उसे तो देते हैं, लेकिन एक ब्याज पर देते हैं, एक ब्याज पर देते हैं। और यह ब्याज की जो दर होती है वो उच्च होती है, यह ब्याज की दर उच्च होती है, यह ब्याज की दर उच्च होती है। तो मतलब क्या हुआ कि अब यह ब्याज कौन अदा करेगा, यह अदा करेगा सरकार, क्योंकि सरकार को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास ही जाएगी। जब सरकार के पास जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा कि सरकार के पास जो ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा, ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा सरकार के पास। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में हो गई। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही आती हैं तो आरबीआई क्या करती है, इन चीज़ों को जो ब्याज का बोझ है, ब्याज का बोझ कम करने के लिए उद्देश्य से क्या करती है, वो जो सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों से ली है वो सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को वापस करती है, बैंकों को वापस करती है, प्लस जो ब्याज होता है वह ब्याज दे देती है। फिर जब ब्याज दे देती है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तब क्या होता है कि फिर यही आरबीआई सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां लेती है, सरकारी प्रतिभूतियां लेती है और बैंकों को देती है, बैंकों को देती है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बहुत ज़्यादा ही खरीदते हैं तो बैंकों को देगी। फिर बैंक क्या करते हैं, उस सरकारी प्रतिभूतियों पर आरबीआई को ऋण की अदायगी करते हैं, उस सरकारी प्रतिभूतियों पर आरबीआई को ऋण की अदायगी करते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल थी तो सरकार के पास जो ब्याज का बोझ था वो बढ़ गया था। लेकिन फिर जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो सरकार क्या किया कि उन जो गिरवी लिए थे बैंक, वो बैंक से क्या किया, सरकार ने उन प्रतिभूतियों को वापस खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नई प्रतिभूतियां फिर बैंकों को दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ब्याज का बोझ उसका सरकार का रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जब थोड़ा कम हो जाएगा तो यही इसीलिए लाया गया था, ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था, ऑपरेशन ट्विस्ट इसीलिए लाया गया था जो सरकार पर ब्याज का बोझ हो उसे कैसे कम से कम किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रामदास है, इसके पास इसकी परिस्थितियां क्या हुई कि मान लीजिए ये जो इसका खेत है वो खेत की सिंचाई है तो इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे नहीं थे। यह क्या हुआ था कि इसके जो लड़का था वो, इसका जो बच्चा था वो कमाने गया था, लेकिन वहां पर उसको मंथली इनकम उस समय नहीं मिल पाया। तो रामदास के पास खेत के पैसे भी नहीं थे तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से किसी सेठ के पास जाएगा और अपना सामान गिरवी रख देगा, अपना सामान गिरवी रख देगा। उसके उपलक्ष्य में वो पैसे ले लेता है, उसके उपलक्ष्य में वो पैसे ले लेता है। तो जब ये कब किया, जब उसकी परिस्थितियां प्रतिकूल थी। लेकिन जब जैसे ही रामदास के बेटे को मंथली इनकम मिला, जब इनकम मिला तो उसने क्या किया कि वो इनकम पापा को दे दिया, मतलब रामदास को दे दिया। अब रामदास क्या किए, सेठ के पास गए, अपने सामान जो गिरवी रखे थे वो सामान लेकर, जो उनका मूलधन था, जितने रुपए पर वो गिरवी रखे थे प्लस उनका ब्याज, वो दे दिया। अगर मान लीजिए सेठ जब इनकम बच्चे का हुआ, वो इनकम क्या किया कि फिर से मान लीजिए इनकम हुआ लेकिन वो इनकम नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, रामदास के पास जो ब्याज का बोझ है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो जो उनका बच्चा है वो कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी ये इस सामान को जो गिरवी रखे हैं पापा, उस सामान को छुड़ा लिया जाए, नहीं तो जो ब्याज का बोझ है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई उसके बच्चे की, वो पैसा दिया अपने पापा को ताकि वो जो सामान है उस सामान को जल्दी से जल्दी छुड़वा लें। तो यही बोला जाता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट यही होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट यही होता है, मतलब ब्याज के बोझ को जल्दी से जल्दी कम करने के लिए, दोनों को मैनेज करने के लिए ये ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था।
सर्वप्रथम इसका प्रयोग भारत में कब हुआ था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम भारत में 2019 में हुआ था। 2019 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। यह क्या हुआ था कि यह जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश वहां पर इसका प्रयोग, वहां के जो केंद्रीय बैंक होते हैं इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट देखें कि आखिर वो होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट अभी आरबीआई लाई है, वो G-SAP 1.0। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, यह क्या है? यह सेम वही है जो हमने अभी ऑपरेशन ट्विस्ट आपको पढ़ाया था। ऑपरेशन ट्विस्ट सेम वही चीज है, ये सेम वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑपरेशन ट्विस्ट में सरकार यह पहले घोषणा नहीं करती कि हम जब उसकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, अर्थव्यवस्था सही सलामत हो जाती है, तो सरकार ऑपरेशन ट्विस्ट में यह पहले नहीं घोषणा करती कि हम कितने लाख की प्रतिभूतियां खरीदेंगे वापस। लेकिन इसमें क्या है, G-SAP में क्या है, सरकार पहले घोषणा कर देती है कि हम इतनी प्रतिभूतियां वापस खरीदेंगे। तो जो G-SAP है उसके अंतर्गत क्या हुआ कि वित्तीय वर्ष, सरकार ने घोषणा किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत वह 1 लाख करोड़ की प्रतिभूतियां खरीदेगी, 1 लाख करोड़ की प्रतिभूतियां खरीदेगी। तो G-SAP यही होता है, जो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम है वह यही होता है। यह OMO भी होता है, मतलब यह OMO टाइप की भी होती है, ये ऑपरेशन ट्विस्ट की टाइप की भी होती है। ये OMO में भी क्या होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसकी खरीद बिक्री की जाती है। OMO क्या होता है? खुली बाजार की प्रक्रिया, जो मैं पहले ही बताया था आपको, जब मैंने आपको जो रिजर्व रेशियो है उसके बाद ही मैंने आपको खुली बाजार की प्रतिक्रिया बता दिया था कि ये जो उपकरण है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सॉरी। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर G-SAP होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति में कितने सारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, हर उपकरण के बारे में एक एक करके मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ताकि आप ये उपकरण जब भी पढ़ें तो आप उसे भूल ना पाए। और इसमें एक चीज बोलने वाली बात यह है कि आप जब भी पढ़ें तो एक दूसरे को इंटरलिंक करके ही पढ़ें। उससे क्या फायदा होगा कि आपको वह चीजें आसानी से समझ जो है वह विकसित हो जाएगी। और आप ये कोशिश करें कि आप अपना भी एग्जाम्पल, कोई एक ना एक कोई अपना एग्जाम्पल निकालें, जिससे आपका जो माइंड हो वो कैसे खुले और वह जो टॉपिक हो उसे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति में जितने सारे उपकरण हैं उन सब का प्रयोग कैसे होता है, वह सब कैसे यूज किए जाते हैं। अब हमारा जो मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य बचा है, वह उद्देश्य बचा है विनिमय दर। विनिमय दर ये हमारा मौद्रिक नीति का लास्ट टॉपिक होगा कि विनिमय दर आखिर क्या होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।